दोस्तों, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत पाक युद्ध की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। 1971 में लड़े गए इस युद्ध में भारत अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुआ, पर हमें इसमें जब शामिल होना पड़ा तो हमारे बहादुर नौजवानों ने किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। हमने न केवल पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए, बल्कि एक नए देश के प्रादुर्भाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया और बंगाल के लोगों को पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ाद कर दिया। पाकिस्तान को न केवल पूर्वी पाकिस्तान खोना पड़ा, बल्कि खुद का भी करीब 15,010 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसने खो दिया। पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित प्रभावशाली बंगाली लोगों और पाकिस्तान के 4 प्रांतों में बसे बहुजाति पाकिस्तानी लोगों के बीच राज करने के अधिकार को लेकर चल रहे मुक्ति संघर्ष ने भारत पाकिस्तान युद्ध में चिंगारी का काम किया। पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बीच 1947 में संयुक्त राजशाही द्वारा भारत की स्वतंत्रता के फलस्वरूप पाकिस्तान के सृजन के समय से ही राजनीतिक तनाव चल रहा था, जो समय के साथ बढ़ता जा रहा था। इसको हवा देने वाले मुख्य कारकों में 1950 का प्रसिद्ध भाषा आंदोलन और 1964 के पूर्व में बड़े दंगे और अंततः 1969 में भारी विरोध प्रदर्शन रहे। इनके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान को अपने पद से त्यागपत्र देकर सेना प्रमुख जनरल याहिया खान को पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार संभालने का न्योता देना पड़ा। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी भी अत्यधिक थी, लगभग 1000 मील यानी कि 1600 किलोमीटर, जो बंगाली संस्कृति और पाकिस्तानी संस्कृति के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रत्येक प्रयास में बाधक बनती थी। बंगाली प्रभाव को दबाने और उन्हें इस्लामाबाद की केंद्रीय सरकार बनाने में हिस्सेदारी देने के अधिकार से रोकने के लिए एक विवादित 1 यूनिट कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की स्थापना की गई। किंतु इस प्रयास का स्थानीय पश्चिमी लोगों द्वारा घोर विरोध किया गया और इसके कारण सरकार के दोनों धड़ों को साथ साथ चलाना असंभव होता गया। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान ने प्रथम आम चुनावों की घोषणा की। 1970 में पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति का स्थगन कर दिया, जिससे कि उसे अपनी 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के समय बनाई गई 4 प्रांतों वाली मूल विषम स्थिति में बहाल किया जा सके। इसके साथ साथ ही वहाँ बंगालियों और बहुजातीय पाकिस्तानियों के बीच धार्मिक एवं जातीय विवाद भी उठने लगे, क्योंकि बंगाली लोग उन प्रभावशाली पश्चिमी पाकिस्तानियों से बहुत भिन्न थे। 1970 में आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान विधानसभा के 169 में से 167 सीटें मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में लगभग पूर्ण बहुमत मिल गया। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान का वोट बैंक कंजर्वेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग और समाजवादी पाकिस्तान पीपल पार्टी और तत्कालीन साम्यवादी अवामी नेशनल पार्टी में बंट गया। अवामी लीग नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी राजनीतिक स्थिति पर जोर देते हुए इस संवैधानिक संकट को एक 6 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा समाधान दिया। साथ ही राज्य करने के बंगालियों के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। अवामी लीग की चुनावी जीत के चलते बहुत से पाकिस्तानियों को यह भय लगा कि कहीं इस तरह बंगाली संविधान को भी उन 6 सूत्री कार्यक्रमों की तरफ घुमा न ले। इस संकट से उबारने हेतु सिफारिशों और समाधानों के लिए एहसान याकूब मिशन बनाई गई एवं उसकी सिफारिशें और रिपोर्ट को अवामी लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साथ ही राष्ट्रपति याहिया खान ने समर्थन दिया। हालांकि इस मिशन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई घटकों का समर्थन नहीं मिल पाया था और परिणाम स्वरूप इसे वीटो कर दिया गया। पाकिस्तानी पीपल पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के वीटो को समर्थन देने और पाकिस्तान की प्रीमियरशिप को शेख मुजीबुर रहमान को देने से मना कर देने पर अवामी लीग ने राष्ट्रव्यापी सामान्य हड़ताल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति याहिया खान ने नेशनल असेंबली के संयोजक को स्थगित कर दिया, जिससे अवामी लीग और उसके पूर्वी पाकिस्तान के ढेरों समर्थकों का मोहभंग हो गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शेख मुजीबुर रहमान ने सामान्य हड़ताल की घोषणा की, जिसमें सरकार बंदी की हालत में हो गई और उधर पूर्व में असंतुष्टों के समूह ने बिहारी जातीय समूहों पर अपनी अहिंसक प्रतिक्रिया देनी आरंभ कर दी। जिन समूहों ने पाकिस्तान का समर्थन किया
मार्च 1971 के आरंभ में अकेले चिटगांव में ही लगभग 300 बिहारियों को बंगालियों की हिंसक भीड़ ने काट डाला। पाकिस्तान सरकार ने इस बिहारी हत्याकांड के बहाने पूर्वी पाकिस्तान में कुछ दिनों बाद 25 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत सेना तैनात कर दी। राष्ट्रपति यहया खान ने तब पूर्वी पाकिस्तान सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान से त्यागपत्र मांगने के बाद पूर्व के असंतुष्टों को दबाने के लिए और सेना बढ़ा दी, जिससे पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों की बहुतायत थी। वहां असंतुष्टों की भीड़ गिरफ्तार की जाने लगी और कई दिनों की हड़ताल और असहयोग आंदोलन के बाद टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना ने 25 मार्च 1971 की रात्रि में ढाका पर अधिकार कर लिया। अवामी लीग को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया और इसके बहुत से सदस्यों और सहानुभूतिज्ञों को पूर्वी भारत के भागों में शरण लेनी पड़ी। मुजीबुर रहमान को 25-26 मार्च 1971 की अर्धरात्रि के 1:30 पर गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाया गया और इसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट कार्रवाई की गई और उसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन बरिसल की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत पूर्व के बौद्धिक अभिजात वर्ग को निपटने की मंशा थी। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना के मेजर जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। उसी वर्ष अप्रैल में विस्थापित अवामी लीग के नेताओं ने मेहरपुर के वैद्यनाथ ताला में बांग्लादेश की प्रावधानिक सरकार का गठन किया। तब ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, थल सेना, वायु और नौसेना तथा पाकिस्तान मैरिन्स ने के बंगाली अधिकारियों ने भी अपने दल बल बदल लिए और साथ ही भारत के विभिन्न भागों में डर के मारे शरण ले ली। बंगाल की सेना, जिसे मुक्ति वाहिनी कहते हैं, एवं जिसमें नियमितो वाहिनी और गानो वाहिनी दो प्रमुख अंग थे, की स्थापना सेवानिवृत्त कर्नल मोहम्मद अताउल गनी उस्मानी के नेतृत्व में की गई। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बारंबार अपील की गई, किंतु भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट करने के बावजूद भी जब कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 27 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संघर्ष के लिए अपनी सरकार के पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर दी और लाखों शरणार्थियों को भारत में शरण देने से कि कहीं बेहतर है कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध कर इस संघर्ष का विराम किया जाए। 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल ने भारतीय तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ को पूर्वी पाकिस्तान को कूच करने का आदेश दिया। पूर्वी पाकिस्तानी सेना ने मिले हुए अधिकारियों और भारतीय रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी रॉ के घटकों द्वारा तुरंत ही भारतीय शरणार्थी शिविरों में मुक्ति वाहिनी के गुरिल्लाओं हेतु पाकिस्तान के विरुद्ध प्रशिक्षण देने के लिए एक भर्ती का कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया। 1971 में भारत समर्थित बांग्लादेश राष्ट्रवाद की सशक्त लहर फैल गई थी। इसके बाद ही स्थिति अहिंसात्मक होती गई और व्यवस्थित रूप से पूर्व में कर रहे बहुजातीय पाकिस्तानियों को लक्ष्य बनाकर हत्याएं करनी आरंभ कर दी गई। पाकिस्तान के राष्ट्रभक्त बंगाली राजनीतिज्ञों के वाहनों पर बम लगाकर हत्याएं तथा सरकारी सचिवालयों में उच्च पदासीनों को लक्ष्य बनाने और हत्या करने का कार्य तेजी से दिखाई देने लगा। फिनिश आतंकवाद रिपोर्टर जस्सू हानीमाकी के अनुसार पूर्व का बंगाली उग्रवाद कुछ एक भुला दिए गए आतंकवाद के इतिहास की भांति था। हमदुर रहमान आयोग ने बंगाली उग्रवाद के दावों का समर्थन करते हुए लिखा कि बहुजातीय पाकिस्तान से हुए दुर्व्यवहार ने पाकिस्तानी सैनिकों को अहिंसा की ओर उकसाया, जिससे कि वे अपने लोगों का बदला लेकर सरकार के आदेशों की पालना करने में सहायक हो सके। अप्रैल 1971 के अंत आते भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ से भारत के पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी के बारे में चर्चा कर ली थी। सैम मानेकशॉ के निजी अभिलेखों के अनुसार उन्होंने अभी इस युद्ध के लिए दो कारणों से असमर्थता जताई थी। एक तो पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में मानसून के आने का समय था और दूसरे भारत के टैंकों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर था। उन्होंने इस असमर्थता के कारण अपना त्यागपत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। हाँ, उन्होंने गांधी से ऐसे युद्ध में जीत का आश्वासन दिया कि यदि उन्हें आक्रमण करने का उनका तरीका अपनाने का मौका मिले और एक तिथि सुनिश्चित कर दी जाए जिसे तो वह सफल हो सकते हैं, जिसे गांधी ने मान लिया। असल में इंदिरा गांधी जल्दबाजी में की गई सैन्य कार्रवाई के दुष्परिणामों से अवगत थी, किंतु वे अपनी सेना के विचार भी जानना चाहती थी, जिससे वे अपनी मंत्रिमंडल के कई तीखे सहकर्मियों के उत्तर दे सकें
तथा जन समुदाय को भी शांत रख सकें, जो भारत के उस समय के संयम रखने के निर्णय के समर्थन के लिए अति महत्वपूर्ण थे। नवंबर 1971 तक की परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध अपरिहार्य सा प्रतीत हो रहा था, जिसके बारे में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी थी। इस चेतावनी को उस समय पाकिस्तान की एकता और अखंडता के लिए आत्मघाती मार्ग कहा गया और नवंबर 1971 के माह भर पाकिस्तानी रूढ़िवादी और अपरिवर्तनवादी राजनीतिज्ञों द्वारा उकसाते हुए हजारों लोगों ने लाहौर और अन्य पाकिस्तानी शहरों में क्रश इंडिया मार्च निकाली। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने अपनी पश्चिमी सेनाओं पर वृहद स्तर पर भारतीय सेना के जमवाड़े बनाने आरंभ कर दिए, किंतु उन्होंने दिसंबर तक शांतिपूर्ण प्रतीक्षा की, जिससे कि मानसून के वर्षाकाल उपरांत की भूमि शुष्क होकर अभियान हेतु सहायक हो जाए और हिमालय के दर्रों में हिमपात से आवाजाही अवरोधित हो जाए तथा चीन को बीच में घुसने का मार्ग ही न सुलभ हो। 23 नवंबर को पाकिस्तानी राष्ट्रपति यहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी और अपने लोगों को युद्ध हेतु तैयार रहने का आह्वान किया। 3 दिसंबर की शाम लगभग 5:40 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पाकिस्तान सीमा से 300 मील दूर बसे आगरा सहित पश्चिमी भारत के 11 वायुसेना बेसेस पर अप्रत्याशित रिक्ति पूर्व हमले कर दिए। इस हमले के समय विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को घास फूस व पत्तियों, बेलों और लताओं से ढककर गंदे कपड़ों से घेर दिया गया था, क्योंकि उसका श्वेत संगमरमर रात्रि में चांदनी में श्वेत मार्गदर्शक की भांति चमकता था। इन रिक्ति पूर्व हमलों, जिन्हें ऑपरेशन चंगेज खां भी कहा गया था, की प्रेरणा इजराइल के अरब इजरायली 6 दिवसीय युद्ध में ऑपरेशन फोकस की विजय से ली गई थी, किंतु 1967 के उस युद्ध में अरब वायुसेना बेसेस पर बड़ी संख्या में इजरायली लड़ाकू वायुयान भेजे गए थे, जबकि पाकिस्तान ने लगभग 50 से भी कम वायुसेना को भेजा था। उसी शाम राष्ट्र के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से भारत पर युद्ध की घोषणा है और उसी रात को भारतीय वायुसेना ने पहली बार जवाबी कार्रवाई भी कर दी। अगले ही दिन इन जवाबी हमलों को वृहद स्तर पर हवाई कार्यों में बदल दिया गया और इसके साथ ही 1971 में भारत पाक युद्ध का आधिकारिक आरंभ हुआ और इंदिरा गांधी ने युद्ध की टुकड़ियों को सीमा की ओर कूच करने का आदेश दे दिया और पूरे स्तर पर पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में समन्वय बनाकर वायु, सागर और भूमि से पाकिस्तान पर सभी मोर्चों से हमले बोल दिए गए और भारत के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर ढाका पर अधिकार करना और पश्चिमी मोर्चों पर पाकिस्तान को भारतीय भूमि में घुसने से रोकना था। 1965 के युद्ध से अलग इस बार पाकिस्तान भारत के संग नौसैनिक मुठभेड़ के लिए तैयार नहीं था। इस तथ्य से पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय के उच्च पदासीन अधिकारी भली भांति अवगत थे कि उनकी नौसेना बिल्कुल तैयार नहीं है तथा उन्हें इस बार बुरी तरह से मुक्की खानी पड़ेगी। पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना के विरुद्ध गहरे सागर में आक्रमण युद्ध के लिए किसी भी स्थिति में सहज नहीं थी और न ही भारतीय नौसेना के सागरीय आक्रमण के सामने पर्याप्त सुरक्षा दे पाने में असमर्थ थी। युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय नौसेना की पश्चिमी नवल से वाइस एडमिरल सुरेंद्रनाथ कोहली के नेतृत्व में 4-5 दिसंबर 1971 की रात्रि में कूटनाम त्रिशूल नाम से कराची बंदरगाह पर अचानक हमला बोल दिया गया। इन नौसैनिक हमलों से सोवियत निर्मित ओसा मिसाइल नावों के द्वारा पाकिस्तानी नौसेना के ध्वंसक PNS खैबर और माइन स्वीपर PNS मुहाफिज को तो जलमग्न ही कर दिया गया था। अब तक के चोरी छिपे हमलों से में मुंह के खाने के बाद एवं उसके परिणाम स्वरूप भारतीय हमलों में हानि के बाद पाकिस्तान ने रक्षात्मक रुख अपना लिया, जिसके चलते युद्ध के जैसे जैसे बढ़ता गया भारतीय वायुसेना ने भी प्रत्येक मोर्चों पर पाकिस्तानी वायुसेना को कड़ी टक्कर दी और अब पाकिस्तान के द्वारा हमले दिन प्रतिदिन घटते जा रहे थे। भारतीय वायुसेना ने लगभग 4000 से अधिक उड़ानें भरी, जबकि पाकिस्तान वायुसेना ने इसकी जवाबी कार्रवाई नाम मात्र की। इसी तरह युद्ध से में पीछे हटने का उत्तरदायी वायु सेना भी रहा, क्योंकि बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान भी उन्हें भारी हानि हुई थी। पाकिस्तान वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के द्वारा कराची बंदरगाह को 2 बार भारी नुकसान पहुंचाए जाने के बाद भारतीय नौसेना से संपर्क लगभग बंद ही कर दिए थे, किंतु पाकिस्तान वायुसेना ने इसके बदले में ओखा बंदरगाह पर हमला बोला और उन ईंधन भंडारों को नष्ट किया जिसने पाकिस्तान पर हमला करने वाले नावें आदि आपूर्ति दी थी। पूर्वी पाकिस्तान पर पकड़ मजबूत होने के बाद भी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमले जारी रखे।
अब ये अभियान दिन में विमान भेदी तोपों, रडार भेदी विमानों एवं लड़ाकू जेट विमानों के आसपास से निकलने वाले आक्रमणों की श्रेणी और रात्रि में विमान क्षेत्रों, हवाई पट्टों, एयरबेसेस पर हमलों और पाकिस्तान B-57 और C-130 भारतीय कैनबरा के AN-12 के बीच भिड़ंतों की श्रृंखला में बदलता जा रहा था। युद्ध के आक्रमण आधिकारिक रूप से 15 दिसंबर को ढाका पर अधिकार एवं भारत की पाकिस्तान की भूमि पर बड़े स्तर पर अधिकार के दावे के उपरांत 17 दिसंबर 1971 को 2:30 पर पाकिस्तान के पूर्वी भाग को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बंद किए गए। भारत ने पूर्व में 1978 उड़ानें भरी और पश्चिम में पाकिस्तान पर 4000, जबकि पाकिस्तान ने लगभग पूर्व में 30 और पश्चिमी मोर्चों पर 2840। युद्ध पूर्व भारतीय सेनाएं दोनों मोर्चों पर अति सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित थी। पाकिस्तान सेना की तुलना में इनकी मात्रा भी कहीं अधिक थी। भारतीय सेना के युद्ध में असाधारण युद्ध प्रदर्शन ने उनकी चीन के संग युद्ध के समय खोई प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और गरिमा वापस लौटा दी थी। इनकी आपसी मुठभेड़ के आरंभ होने के कुछ ही समय में भारत एवं उनके बंगाली विद्रोही साथियों के पक्ष में निर्णायक करवट ले ली थी। दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान ने कई बार भूमि के हमले किए, किंतु भारतीय सेना के दोनों ही मोर्चों पर सुसमन्वित भूमि संचालन के आगे उनकी हिम्मत और भूमि दोनों ही भारतीयों के आगे हार मान गए। पाकिस्तानी द्वारा बड़े स्तर पर भूमि हमले पश्चिमी मोर्चों पर और पाकिस्तान मरीन्स के संग किए गए, किंतु भारतीय सेनाएं पाकिस्तानी भूमि पर घुसने के व अधिकार जमाने में बड़े स्तर पर सफल रही और शीघ्र ही और आरंभ में ही लगभग 5795 वर्ग मील यानी कि 15,010 किलोमीटर पाकिस्तान भूमि अपने अधिकार कर ली, जिनमें आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और सिंध के क्षेत्र आते हैं, किंतु बाद में 1972 के शिमला समझौते के अंतर्गत सद्भावना के रूप में वापस कर दिए गए। पाकिस्तान सेना के प्रथम कॉर्प और द्वितीय कॉर्प में हताहतों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। इनमें बहुत से सैनिकों की हानि का कारण भारतीय सेना की दक्षिणी और पश्चिमी कमान के विरुद्ध हमलों में मात्र सेना की आंतरिक संरचना के परिचालन योजना और समन्वय की कमी थी। युद्ध के अंत आते आते पश्चिमी मोर्चों पर पाकिस्तान सेना के सैनिकों और मरीन्स भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही हतोत्साहित हो चुके थे। अब उनमें आगे बढ़ती भारतीय सेना का सामना करने की कोई भी उत्साह बाकी नहीं था। युद्ध जांच समिति ने बाद में ये तथ्य भी उजागर किया कि पाकिस्तान की सेनाओं के लिए प्रत्येक स्तर और प्रत्येक कमान स्तर पर सैनिकों हेतु पर्याप्त शस्त्रों और प्रशिक्षण की गहन आवश्यकता थी। 23 नवंबर 1971 को भारतीय सेनाओं ने पूर्ण रूप से पूर्वी मोर्चे पर प्रवेश किया था और पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं में घुस करके बंगाली राष्ट्रवादी संघर्षकर्ता साथियों का साथ दिया था। भारतीय अभियानों में ब्लिट्जक्रीज तकनीक अपनाई और इसके अंतर्गत शत्रु के स्थानों पर कमजोरी व्याप्त कर उनके विरोध से बचते हुए शीघ्रता से विजय प्राप्त की गई। असहनीय और अत्यंत हानि झेलने के बाद पाकिस्तानी सेनाओं ने एक पखवाड़े के अंदर ही समर्पण कर दिया और पूर्वी कमान के सैन्य अधिकारियों के मन में एक डर और आतंक बैठ गया। पूर्व में भारतीय सेना की बढ़त से पाकिस्तानियों में एक मनोवैज्ञानिक डर उपजा, जिससे उन पाकिस्तानी सैनिकों में हतोत्साह का संचार हुआ। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेनाओं ने ढाका को घेर लिया और अंततः मात्र 30 मिनट में समर्पण कर देने का काम हुआ। इस अंतिम मैथन की घोषणा को सुनने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में तैनात अपने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तानी पूर्व कमान ने बिना किसी विरोध के समर्पण कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अंततः एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके साथ ही अपनी संयुक्त थल सेना को भारतीय सेना को सौंप दिया, जिसके साथ ही 1971 का भारतीय पाक युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। आधिकारिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान स्थित पूर्वी कमान द्वारा भारतीय पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी के बीच रमणा रेसकोर्स ढाका में 16:31
पर समर्पण अभिलेख पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा द्वारा समर्पण अभिलेख पर बिना कुछ बोले हस्ताक्षर कर दिए गए। रेस कोर्स में वह उसे घेरे हुए खड़ी भीड़ में पाकिस्तान विरोधी नारे लगने लगे और प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी मिलिट्री के समर्पण करते कमांडरों के विरुद्ध अपशब्द भी ऊंचे शब्दों में बोले गए। समर्पण होने पर भारतीय सेना ने लगभग 90,000 से अधिक पाकिस्तान सैनिक एवं उनके बंगाली सहयोगियों को युद्ध बंदी बना लिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के से अब तक का सबसे बड़ा समर्पण था। 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान शिखर शिमला समझौता हिमाचल प्रदेश में शिमला में आयोजित किया गया। भारत में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए तो राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हर राज्य की एक सरकार एक डिपॉजिटरी भूमिका निभा रही थी। इस संधि ने बांग्लादेश को बीमा प्रदान किया था कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी के बदले बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दी थी, क्योंकि भारत ने 1925 में जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्ध कैदियों के साथ व्यवहार कर रहा था। केवल 5 महीनों में भारत ने लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी के साथ व्यवस्थित रूप से 90,000 से अधिक युद्ध कैदियों को आज़ाद कर दिया। नियाजी पाकिस्तान को सौंपे जाने वाले अंतिम युद्ध कैदी थे। इस संधि ने 13,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा ज़मीन वापस कर दी जो युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जब्त की थी। हालांकि भारत ने कुछ राजनीतिक क्षेत्र यानी तुर्तुक, थांग, त्याक्सी यानी पूर्व की तियाकी और चोरबत घाटी के चुलुंका सहित को बरकरार रख लिया था, जो कि 804 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। भारतीय कट्टरपंथियों ने हालांकि महसूस किया कि यह संधि राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए बहुत ही उदार थी, जिन्होंने उदारता के लिए अनुरोध किया था। चाहे ये संधि पाकिस्तान के लिए कितनी भी उदार क्यों न रही हो, पर इसने पाकिस्तान को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा घाव जो उन्हें हमेशा सालता रहेगा और भारत के सामने हमेशा उनका सर झुका रहेगा। और हमेशा ये दुआ है कि भारत का सर हमेशा इसी तरह से गर्व से उठा रहे। जय हिंद, जय भारत।